स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया जहां शुरू होता है वहां ग्लोबल डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। जी हां दोस्तों, चौंकिए नहीं, ये स्टेटमेंट जाने माने वेस्टर्न मीडिया जाइंट न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन के रूप में हाल ही में पब्लिश हुआ है। और हम केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की चेरी पिकिंग नहीं कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, BBC, टाइम मैगजीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ऐसी न जाने कितनी रेप्यूटेड वेस्टर्न मीडिया पब्लिकेशंस इंडिया से जुड़ी हेटफुल हेडलाइन से भरी हुई हैं। इन सभी हेडलाइंस का केवल एक ही मकसद है और वो है इंडिया की छवि को ठेस पहुंचाना। आपको यकीन नहीं हुआ हो तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इंडिया में हर 5 साल बाद होने वाले लोकसभा इलेक्शंस इस दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्टोरल एक्सरसाइज है। जाहिर है कि वेस्टर्न मीडिया की नजर इन इलेक्शंस पर बहुत बारीकी से टिकी होती है। इसलिए नहीं कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाली डेमोक्रेसी में इन इलेक्शंस को कितने सक्सेसफुल और वाइब्रेंट तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, बल्कि इसलिए ताकि उनको इंडिया के अगेंस्ट अपने नैरेटिव्स बुनने का नया मौका मिल जाता है। इंडिया के लास्ट जनरल इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। द इकोनॉमिस्ट ने इंडिया को यह सलाह दी कि वो PM मोदी के लिए वोट ना करें। टाइम मैगजीन के कवर पर उनके पोर्ट्रेट के आगे लिखा गया, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। द गार्जियन ने एक थ्रेटनिंग टोन में लिखा कि PM मोदी के अगले 5 साल इंडिया को डार्क प्लेस में तब्दील कर देंगे। PM मोदी के अंडर इंडिया कल्चरली एरिड, इंटेलेक्चुअली वेकेंट और एक बिटर प्लेस बनकर रह जाएगा। यहां दिक्कत यह है कि इंडिया का PM कौन होगा या कौन सी पार्टी देश को गवर्न करेगी, इसको डिसाइड करने का अधिकार इंडियन पब्लिक के पास है। वेस्टर्न मीडिया को यह हक किसने दिया? और सच कहूं तो उसके पास यह हक है ही नहीं कि वो इंडियन पब्लिक को उनकी पॉलिटिकल चॉइस के बेस पर अब्यूज करे। उनको कोई हक नहीं है कि वो 130 करोड़ की वाइब्रेंट पॉपुलेशन को इंटेलेक्चुअली वेकेंट कहें। यहाँ आपको बता दें कि केवल PM मोदी ही वेस्टर्न मीडिया का टारगेट नहीं बने हैं। कुछ समय पहले टाइम मैगजीन ने फॉर्मर PM मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर का टैग दिया था। तो अब सवाल है कि आखिर क्यों? आखिर वेस्टर्न मीडिया इंडिया की नेगेटिव ब्रांडिंग क्यों करती है? उनका इंडिया को बार बार टारगेट करने के पीछे क्या मकसद है? इस वीडियो में हम वेस्टर्न मीडिया के इसी रूप से पर्दा उठाएंगे। इस कोशिश में हम आपके साथ ऐसे ही कुछ मेजर केसेस और साथ ही इसके पीछे के डीप रूटेड फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 सितंबर इवनिंग 6 PM से होंगी, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इसका नाम था एनालिसिस ऑफ ग्लोबल मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स इन इंडिया। जर्नलिस्ट अमोल पार्थ ने इसमें वेस्टर्न मीडिया के द्वारा इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की इर्रेशनल कवरेज को अनकवर किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, गार्जियन और BBC जैसी कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की लगभग 3000 आर्टिकल्स की स्टडी में यह पाया गया है कि इसमें इंडिया को लेकर की जाने वाली रिपोर्टिंग असल फैक्ट्स और फिगर्स के बजाय फॉल्स नैरेटिव्स पर बेस्ड होती हैं। लगभग 500 हेडलाइंस के सैंपल की स्टडी में यह सामने आया है कि इन पब्लिकेशंस की मैक्सिमम हेडलाइंस में फियर, हेट, वायलेंस, राइट, हिंदू, कश्मीर, काऊ, मॉब और प्रोटेस्ट जैसे वर्ड्स को नेगेटिव और डिवाइसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके प्रयोग किया जाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर 5 में से एक आर्टिकल की हेडलाइन में हिंदू और मुस्लिम वर्ड्स का यूज किया गया है। तो दोस्तों इससे यह साफ है कि ये सभी पब्लिकेशंस इंडिया के सेंसिटिव फीचर्स को एक्सप्लॉइट करने की ताक में रहती हैं, और ऐसा करके वो केवल सोसाइटी की पीस और हार्मनी को ही नहीं बल्कि इंडिया के इंटरनेशनल इमेज, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी चोट पहुंचाते हैं। आइए इस इशू को जरा गहराई से समझने के लिए पहले कुछ केस स्टडीज पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों इन केस स्टडीज के जरिए हम सबसे पहले वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले केस की बात करें तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच अप्रैल 2021 में बीबीसी ने एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की जिसका टाइटल था इंडिया कोरोना वायरस राउंड द क्लॉक मास क्रिमेशंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में दिल्ली में हो रहे मास क्रिमेशंस के दिल दहला देने वाली इमेजेस को डिस्प्ले किया गया है। आगे कहा गया है कि इमेजेस दिखाती हैं कि किस तरह इंडिया लगभग 2 लाख लोगों की डेथ के साथ कोरोना वायरस की चपेट में झुलस रहा है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ इंडिया ने वेस्ट की किसी भी कंट्री से कई गुना बेहतर तरीके से कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई लड़ी है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब यूएस, यूके और यूरोप में कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव के दौरान लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, उस समय कोई भी वेस्टर्न मीडिया ये नहीं दिखा रहा था कि कैसे उनकी गवर्नमेंट्स और सो कॉल्ड वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स इस वायरस के आगे फेल हो रहे थे। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने दिसंबर 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था इन इंडिया एज अ वायरस अबेट्स अ हंगर क्राइसिस परसिस्ट। इस आर्टिकल में इंडिया में पैंडेमिक के कारण जन्मी माइग्रेंट्स और फूड क्राइसिस का बखान किया गया। यहां आपको बता दें कि पिछले एक दशक में इंडिया ने मैसिव 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, लेकिन इसको कभी भी वॉशिंगटन पोस्ट के हेडलाइन के लिए यूज नहीं किया गया। उसी तरह वेस्टर्न हिपोक्रेसी का एक और क्लासिक केस 2017 में देखने को मिला। असल में उस साल मैनहट्टन में एक ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट से 8 लोगों की डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट को न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा एक डेडली टेरर अटैक का लेबल दिया गया। लेकिन जब 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वे पर जैश ए मोहम्मद ने एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया जिसमें इंडिया के 40 सिक्योरिटी पर्सनल्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने केवल एक एक्सप्लोजन कहकर डाउनप्ले करने की कोशिश की। थोड़ा और पीछे जाएं तो 2013 में न्यूयॉर्क में इंडियन डिप्लोमेट देवयानी खोब्रागडे को डिटेन किया गया। जब इंडिया ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के इस वायलेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडिटोरियल पब्लिश किया जिसका टाइटल था इंडियाज मिसप्लेस्ड आउटरीच। इसमें उन्होंने अमेरिका के मोरल रूल्स के आगे इंडियन डिप्लोमेट की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को कुछ भी नहीं समझा। लेकिन जब एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने केन्या में एक 6 मंथ प्रेग्नेंट विमेन के हस्बैंड और 3 बच्चों के फादर को किल किया, उस समय यूएस डिप्लोमेट और उनकी फैमिली को यूएस एम्बेसी केन्या से वापस ले गई। इस केस में न्यूयॉर्क टाइम्स ने केन्यन लॉज को ओबे करने के लिए कोई भी एडिटोरियल पब्लिश नहीं किया। तो दोस्तों इन केस स्टडीज को देखने के बाद आइए अब इन पब्लिकेशंस की हिपोक्रेसी और इरिटेशनल स्टैंडर्ड्स के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण रहा है रेशियल प्रेजुडाइज। जी हां, वेस्टर्न मीडिया आज भी अपने रेशियल सुपीरियरिटी के माइंडसेट से नहीं उभर पाई है। इसको एक एग्जांपल से समझें तो 2014 में इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने अपने ऑर्बिट में सक्सेसफुली लैंड किया। इसी के साथ इंडिया मार्स पर पहुंचने वाली पहली एशियन कंट्री बनी और ऐसा पहले अटेम्प्ट में कर दिखाने वाली दुनिया की पहली कंट्री बन गई जिसने ये मिशन नासा मिशन की कॉस्ट के 1/10 बजट के साथ पूरा किया। इंडिया के इस अचीवमेंट को ठेस पहुंचाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया था। टाइटल था इंडियाज बजट मिशन टू मार्स। इसमें इंडिया की छवि को कैटल क्लास के रूप में दर्शाया गया जो सो कॉल्ड वेस्टर्न एलीट स्पेस क्लब से मदद मांग रहा था। आप देख सकते हैं कि यह कार्टून किस तरह वेस्ट की रेशियल प्रेजुडाइज को साफ साफ दर्शा रहा है। वेस्टर्न मीडिया की रेसिस्ट फाउंडेशंस को समझने के लिए आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ही उठा लीजिए। बीबीसी की बायस्ड कवरेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वेस्टर्न वॉर विक्टिम्स एशियंस या अफ्रीकन से ज्यादा सिंपैथी और अटेंशन डिजर्व करते हैं। उसी तरह सीबीएस न्यूज ने यूक्रेन वॉर के ऊपर कहा कि ये इराक या अफगानिस्तान नहीं है बल्कि ये एक सिविलाइज्ड यूरोपियन सिटी है।
यानी इनके मुताबिक जो इराक या अफगानिस्तान में वेस्टर्न कंट्रीज ने किया वो सब इसीलिए जस्टिफाइड था क्योंकि वो एशियन कंट्रीज अनसिविलाइज्ड हैं। द डेली टेलीग्राफ में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने कहा कि ये वॉर गलत है क्योंकि इस बार ये उनके जैसे दिखने वाले लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि इसमें ब्लू आइज और ब्लॉन्ड हेयर यानी यूरोपियन लोग मारे जा रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हुए ये सभी ओपिनियंस या रिमार्क्स रेस के आधार पर किए जा रहे वेस्ट के सिलेक्टिव आउटरीच को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। इन बायस्ड वेस्टर्न जर्नलिस्ट को रिप्लाई करते हुए इंडियन पॉलिटिकल लीडर शशि थरूर ने कहा कि आप भूलिए मत कि ऐसा ही कुछ युगोस्लाव सिविल वॉर के दौरान भी देखने को मिला था। उन्होंने आगे कहा कि ना जाने ये सिविलाइज्ड यूरोप जिसने दुनिया को 2 विश्व युद्ध, अनगिनत सिविल वॉर्स, भयानक होलोकॉस्ट और लगभग 5 दशक तक चला कोल्ड वॉर दिया है, वो कब इस बात को रियलाइज करेगा कि इस तरह से वॉर्स और ह्यूमन किलिंग्स उनके यहाँ एक नॉर्म बन चुकी हैं और पीस केवल एक एक्सेप्शन बनकर रह गया है। तो दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया की ये वर्ल्ड चॉइसेस इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज 21st सेंचुरी में भी वेस्ट अपने कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं उभरा है। तब भी कॉलोनाइजिंग पावर्स एशियंस को अनसिविलाइज्ड, एलियंस या बार्बरिक जैसे शब्दों से रेफर किया करती थीं। और आज 21वीं शताब्दी में भी वही हाल है। फिर चाहे एशियन कंट्रीज सफलता के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं या दुनिया आपस में कितनी भी इंटरडिपेंडेंट हो जाए, उससे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। और आपको एक बात और याद दिला दें कि ये वेस्टर्न जर्नलिस्ट बार बार जिन एशियन या अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं उनमें से ज्यादातर इन्हीं सिविलाइज्ड वेस्ट की देन है। कॉलोनाइज्ड एम्पायर्स के द्वारा बनाई गई डिवाइसिव पॉलिसी, इजराइल पैलेस्टीन, मिडिल ईस्ट में कुर्द्स, अफगानिस्तान में ड्यूरेंट लाइन, अफ्रीका में सोमालीलैंड और ऐसे ना जाने कितने प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने में वेस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा कोल्ड वॉर के दौरान भी दुनिया के ऊपर एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा सर चढ़ के मंडरा रहा था और इसके लिए भी वेस्ट ही जिम्मेदार था। ऐसे में अपने कॉन्टिनेंट को सुरक्षित रखने के लिए यूएसए और यूएसएसआर ने जानबूझकर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स वेस्ट के बाहर लड़ने की कोशिश की और उनमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आज तक भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। कोरियन पेनिनसुला का कॉन्फ्लिक्ट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर इन बायस वेस्टर्न जर्नलिस्ट को इस तरह की इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग करते वक्त इन रियलिटीज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया के इस बायस का दूसरा बड़ा कारण है इंडिया में ह्यूज इंग्लिश रीडरशिप। यूएस के बाद दुनिया में इंडिया के पास ही दूसरी सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या यूनाइटेड किंगडम की पूरी पॉपुलेशन से 2 गुनी है। इसी वजह से ये सभी वेस्टर्न इंग्लिश पब्लिकेशंस इंडियंस की नज़रों में बना रहना चाहते हैं। इसीलिए ये इंडिया से जुड़ी कंट्रोवर्सीज या फिर सेंसिटिव मुद्दों को टारगेट करती हैं ताकि वो हेडलाइंस ज़्यादा से ज़्यादा आइज कैच कर सकें और उनकी रीडरशिप और रेवेन्यू बढ़ता रहे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के तौर पर हर मेजर इंडस्ट्री को, चाहे मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो प्रॉफिट ये मीडिया हाउसेस इंडियन लीडरशिप से बना सकते हैं वो दुनिया की किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली मार्केट इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर इस तरह के आई कैचिंग वर्ड्स और ह्यूमन ट्रेजेडीज की बायस्ड और सेंसेशनल कवरेज इन पब्लिकेशंस की बिजनेस पोटेंशियल को इम्प्रूव करता है। इसी मॉडल के बेस पर पिछले कुछ सालों में इन पब्लिकेशंस की इंडियन रीडरशिप्स उनकी ग्लोबल ग्रोथ के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए मार्च 2019 से मार्च 2021 तक न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडियन मार्केट में 22% की ग्रोथ नोटिस की। इसी दौरान बीबीसी ने इंडिया में मैसिव 173% की ग्रोथ रिकॉर्ड की। ये उसकी 35% की ग्लोबल ग्रोथ से लगभग 5 गुना ज़्यादा थी। उसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी ग्लोबल ग्रोथ के कंपैरिजन में इंडिया में 2 गुनी तेजी से बढ़ा। मार्च 2021 में इंडियन लीडरशिप के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल की ग्रोथ में 2.6% का कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि 2019 में ये 1.99% हुआ करता था। इन वेस्टर्न आउटलेट्स की इंडियन लीडरशिप में दिसंबर 2019 में भी एक मैसिव बूस्ट देखने को मिला। ये वही टाइम था जब इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा एक मॉडर्न फैक्टर ये भी है कि मॉडर्न डे कैपिटलिज्म में प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स की वैल्यूज को बढ़ाना कंपनीज का सबसे मेजर गोल होता है। इन मीडिया कंपनीज में अक्सर पॉलिटिकल ग्रुप्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक लार्ज शेयर होल्डर्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं।
यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट मीडिया प्लेयर्स एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए सपोर्ट करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि वेस्टर्न मीडिया उनकी कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट्स का एक्सटेंशन है। इसीलिए शायद ही कभी वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका की डोमेस्टिक गवर्नेंस या फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया हो। शायद ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन के अफगानिस्तान से मेसी विड्रॉल को कभी क्रिटिसाइज किया हो। और तो और वो इन पॉलिसीज पर अक्सर ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी का नकाब चढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया की इंडिया को लेकर ये बायसनेस उनकी सिलेक्टिव इग्नोरेंस के साथ साथ उनके बिजनेस मॉडल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया के इस बायस का एक बड़ा कारण उनकी इंडिया को लेकर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को भी बताया जाता है। इन मीडिया पब्लिकेशंस के ज्यादातर करस्पॉन्डेंट्स दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बेस्ड होते हैं और इनकी सोर्सेज इन्हीं रीजन्स तक लिमिटेड होती है। ऊपर से ये जर्नलिस्ट इंडियन सोसाइटीज की कॉम्प्लेक्सिटीज और इंडियन डेमोक्रेसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की वाइब्रेंसी को समझने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है। साथ ही ये इंडिया में उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते जिनको ये अपनी कंट्री के इश्यूज के साथ डील करते वक्त ध्यान में रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये मीडिया हाउसेस अपनी रेवेन्यू, मार्केट शेयर और प्रेजुडाइसेस के साथ इंडियन डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से केवल आधा अधूरा सच ही दुनिया के सामने पेश कर पाते हैं। दोस्तों, सबके अलावा हाल ही में पब्लिश हुई एक स्टडी में यह भी सामने आया है कि इंडिया के अगेंस्ट इस तरह का बायस चाइना के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में हमने जिस आर्टिकल की बात की वो देवाशीष रॉय चौधरी नाम के एक हांगकांग के जर्नलिस्ट द्वारा लिखा गया है। यहाँ आयरनी ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी की डेथ की बात करने वाला ऑथर खुद एक ऐसे हांगकांग में रहता है जो चाइना के एग्रेशन का शिकार है। इन्होंने पिछले कई सालों में कई ऐसे ओपिनियन पीसेस पब्लिश किए हैं जो इंडिया के लिए हेट और चाइना के लिए प्रेजेस से भरे होते हैं। ये इंडियन डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए चलाए गए प्रो चाइना प्रोपेगेंडा का पार्ट बताया जाता है। ये बॉलीवुड से लेकर इंडियन मीडिया तक को एंटी चाइना नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 से 2022 तक इनके 25 से भी ज्यादा आर्टिकल्स ये जस्टिफाई करने में लगे हुए थे कि पीएम मोदी के अंडर इंडियन डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के हाईली इरेशनल और बायस्ड क्लेम्स करने वाले ऑथर न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन जैसी वेस्टर्न मीडिया पब्लिकेशंस अपने यहाँ रूटीनली पब्लिश करने के लिए अलाउ क्यों करती है। ये सभी चीजें केवल एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं और वो है वेस्टर्न मीडिया का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्टर्न मीडिया के इस इरेशनल आउटलुक के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया का एक्सेप्शनल राइज। दोस्तों, इंडिया में हमें रिलीजियस, रीजनल, लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल, एथनिक और शायद हर पॉसिबल तरह की इनॉर्मस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसने कई तरह के सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इतने चैलेंजिंग पास्ट से निकलकर इंडिया ने पिछले 75 सालों में जो यूनिटी, डेमोक्रेसी, हाई लेवल ऑफ गवर्नेंस और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो किए हैं वो अपने आप में इंडिया की एक अनपैरेलल्ड विक्ट्री है। दोस्तों, मॉडर्न डे इंडिया आज अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी, वाइब्रेंट पॉपुलेशन और प्रोग्रेसिव लॉज एंड पॉलिसीज के बलबूते पर इंटरनेशनल अरीना में अपने सॉलिड फुटहोल्ड को स्टैब्लिश कर रहा है। ये अपनी ग्रोथ के साथ आज अपने हक के लिए भी पहले से कई ज्यादा कॉन्फिडेंट और वोकल है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देख ही लिया है। इस दौरान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यह बार बार कहा है कि वेस्ट की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया अपना अच्छा और बुरा जानता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टैंड ले रहा है। इंडिया किसी के भी इशारों पर नहीं चलने वाला है। लेकिन इंडिया की ये स्टोरी वेस्टर्न मीडिया से ज्यादातर गायब रहती है। कारण वही है, जहां एक तरफ इंडिया एक फाइनेस्ट एशियन जायंट के रूप में उभर रहा है, वहीं पूरा वेस्ट कहीं ना कहीं एक रिलेटिव डिक्लाइन का सामना कर रहा है। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि वेस्टर्न मीडिया इंडिया की अच्छाई के बारे में इसलिए चुप नहीं है कि उसको वो दिखाई नहीं देती, बल्कि इसीलिए चुप है क्योंकि वो इनको देखना ही नहीं चाहता है। क्योंकि चाइना के हेजेमनिक राइज के साथ साथ इंडिया की ग्लोबल स्टेचर की सक्सेसफुल ग्रोथ वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भारी इनसिक्योरिटी लेकर आई है। दोस्तों, इस एनालिसिस के जरिए
हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया ने जितनी बार जो भी इंडिया के बारे में लिखा है वो सब पूरी तरह से गलत होता है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह वेस्टर्न मीडिया इंडिया की इमेज को दुनिया के सामने पेश करता है वो रेशियली बायस्ड होने के साथ साथ पूरी तरह अनजस्टिफाइड भी है, क्योंकि डिवीजन और डिसेंट हर डेमोक्रेसी में होता है। हर डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट्स को बेस बनाकर इंडिया की यूनिटी पर सवाल उठाए जाएं, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया करता आया है। इंडियन डेमोक्रेसी की तो बुनियाद ही इस डाइवर्सिटी के बेस पर रखी गई है, और इसीलिए यहाँ लोगों के बीच पैदा होने वाले छोटे बड़े डिफरेंसेस इंडियन डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंडिया की डेफिनेशन ये नहीं है कि वेस्टर्न मीडिया उसके बारे में क्या सोचती है, बल्कि ये है कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है। आपने गौर किया होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जैसे नॉन वेस्टर्न लीडर्स कभी अपनी पॉलिसीज को वेस्टर्न मीडिया के क्रिटिसिज्म के बेस पर नहीं, बल्कि अपने लोगों और अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बेस पर डिसाइड करते हैं। उसी तरह इंडियन लीडरशिप को भी अपनी पॉपुलेशन, नेशनल इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी वैल्यूज पर डटे रहने की जरूरत है। इंडियन डेमोक्रेसी आज भी उतनी ही वाइब्रेंट है जितनी वो हमेशा से थी। अब वेस्टर्न मीडिया के एडिटोरियल्स की हेल्थ के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है या फिर नहीं, इस पर आप अपना व्यू हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, अब इंडिया इस तरह की बायस मीडिया को तो चुप नहीं करा सकता, लेकिन इंडिया अपने डोमेस्टिक मीडिया को वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रेंथन करके अपनी असल स्टोरी को दुनिया के सामने जरूर प्रेजेंट कर सकता है। दोस्तों, जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बताया गया है, और आज जब दुनिया में डेमोक्रेसीज का नंबर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है और चारों ओर इंफॉर्मेशन के गुब्बारे भरे हुए हैं, तो ऐसे में मीडिया का रोल और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। डोमेस्टिक सिस्टम में मिलने वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो डेमोक्रेसी की मेजर फ्लैग बियरर्स यानी वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि वो इस फ्रीडम को उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ फॉलो करें, तभी जाकर दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम सही मायनों में फ्लरिश कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे फॉल्स नैरेटिव्स, एजेंडास और प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट वेस्टर्न मीडिया के अंदर। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कहीं ना कहीं है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द वेरियस वेज इन विच द वेस्टर्न वर्ल्ड स्टिल बास्क इन इट्स कॉलोनियल हैंगओवर इन इट्स एंगेजमेंट विद द ईस्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।